हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और आज का हमारा टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका नाम ही कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का संधि विच्छेद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में तोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा लिखा है क्या है, कार्बो और हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ें कार्बोहाइड्रेट को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बो मतलब क्या हो जाएगा, कार्बो से आपका हो जाएगा कार्बन। और एक आपका दूसरा शब्द आता है हाइड्रेट से आपका हो जाएगा हाइड्रा यानी कि जल। यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है यह आपके कार्बन का आप लोग देखते हैं संकेत C से होता है और जल का होता है H2O। अर्थात यहीं से अगर हम इसके सूत्र की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की बात करें, तो आपको पता है कि CH2O होता है। लेकिन यहीं पे एक बात आती है कि हम लोग जनरली जब कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं, CHO। अब देखिए CHO हम लिखते क्यों हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कि हम उपस्थित तत्वों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के 1 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। यानी कि इसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन के अणु तीन अणु उपस्थित हैं, जिसमें आपके कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन है। तो इसीलिए इसके हम उपस्थित तत्वों के अनुसार ही हम इसको CHO के नाम से भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के। यहीं पे आपसे एक कार्बोहाइड्रेट की जो ही बात होती है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी किसके प्रति समानता है। तो इसमें देखते हैं हम कि जब हम जल की बात करते हैं तो जल का सूत्र होता है H2O। और यदि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो यहीं पे आपका होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है वह आपका H2O होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह जल के अनुपात के समान होता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि हम अगर जल की बात करें कि इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, वहीं पर जब मैं इसकी बात करता हूँ कि आपके कार्बोहाइड्रेट के, तो इसका होता है CH2O होता है। तो अगर इसमें से कार्बन को हम छोड़ दें और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें, तो जो हाइड्रोजन के कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात है जो हमारे जल का अनुपात होता है। यानी कि अगर मैं इसके कार्बोहाइड्रेट के उपस्थित तत्वों के अनुपात की बात करूं तो आपका होता है 1:2:1। यही आपका इसका रेशियो होता है। इसमें 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 आपका ऑक्सीजन है। तो CHO के अनुपात की बात हो गई। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं, जो आपका इसका सूत्र हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग तत्वों की बात करते हैं, ऊर्जा देने वाले तत्व जो होते हैं, उसमें हम लोग 2 पढ़ते हैं। एक आपका होता है माइक्रो और एक हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वह आपका मैक्रो के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि कुल 5 तत्व होते हैं। आपका होता है CHO होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका प्रोटीन होता है, एक आपका फैट होता है। ये मैक्रो में आते हैं। वहीं पर जब मैं माइक्रो की बात करता हूँ तो आपको पता है माइक्रो हमारी विटामिन आती है और आपके क्या आते हैं, मिनरल। 2 चीज़ आते हैं। यहीं से एक चीज़ हम जान लें कि जो हमारे ऊर्जा देने वाला तत्व जो होता है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन शरीर निर्माण का कार्य करता है, जबकि जो फैट होता है यह ताप नियंत्रण का कार्य करता है और ऊर्जा भी देता है। सभी के सभी ऊर्जा देते हैं, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में ही जाकर ऊर्जा देते, नहीं तो इनका जो काम है ताप नियंत्रण का काम करता है, कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करता है। ये शरीर निर्माणक तत्व होता है, जिससे आपके सबसे छोटा जो इकाई की बात करें सेल है, उसके निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। और जो CHO होता है कार्बोहाइड्रेट था, ये मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करता है।
यानी कि अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो हमको क्या होता है, मोटापा। और अगर हमारी विटामिन और मिनरल की मात्रा बढ़ती है तो इनसे क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है, विषाक्तता होती है। चलिए, ये तो हो गई अतिरिक्त बातें। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं। अब हम आते हैं आपके, आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो CHO पे यानी कि कार्बोहाइड्रेट पे आज हम लोग बात करेंगे। तो और यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे बनता है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है, 1 ग्राम CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपकी कितनी होती है, 4.2 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पे हमें विशेषकर ध्यान में रखना था, हम लोग जनरली जब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा, जबकि यह गलत है। जबकि इसे जो हमको ऊर्जा प्राप्त हुई है किलो कैलोरी में प्राप्त होती है। यह जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है यह जो है किलो कैलोरी में प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए, और हम लोग देखें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, भारतीय आहार व्यवस्था में 60 से 70 % ये ऊर्जा देने का जो काम होता है यही करता है। और हमारे जो भारतीय आहार व्यवस्था है इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है यह 60 से 70% तक होती है। यानी कि जो हम लोग भारतीय आहार व्यवस्था यानी कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज मात्रा को देखें तो हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें लगभग 60 से 70% आपका कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। यानी कि ऐसे तत्व उपस्थित होंगे जिससे हमको कुल उनसे मिलने वाले जो तत्व उसमें से 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब देखिए इसकी जो रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। इसकी जो रासायनिक संरचना है जिसे हमने ऊपर आपको बताया कि CH2O होता है जल का, और इसका होता है CH2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात की जाए तो आपका 2:1 होता है। यही 2:1 आपके जल में भी होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल में भी। चलिए, और यहीं पर हम बात करते हैं जो ऊर्जा का। यहाँ पर देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऊर्जा का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की बात करें तो आपका क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है वह आपका जूल होता है। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। और यहीं पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, अगर हम 1 जूल की बात करें, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, यानी कि 1 जूल का जो मान होता है वह लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। इसी को अगर हम अर्ग में देखें तो 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। अब यहीं पर देखिए आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैलोरी किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा इसको कि जूल का जो ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वह आपका जूल है। लेकिन अगर हम कैलोरी की बात करें, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि कैलोरी क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि 1 कैलोरी कहते किसे हैं, तो देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है कैलोरी की। यानी कि देखिए 1 ग्राम पानी का तापमान, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे 1 कैलोरी कहते हैं। यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहेंगे, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन हमें लगता है समाप्त हुआ होगा।
कि कैलोरी किसे कहते हैं? कैलोरी का मतलब 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम पानी का 1 अंश सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस थोड़ा सा बात कर लूँ, जैसा कि अभी हमने आपसे बात किया कि आपके कार्बोहाइड्रेट सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इसमें हाइड्रोजन आपका हाइड्रा शब्द आता है, हाइड्रेट से हमने हाइड्रस जोड़ा, तो थोड़ा सा हम आपको रिलेट करते हैं जो कि इससे हटके है लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, आप लोग पढ़ते हैं जल चक्र, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो, देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी हमको हाइड्रा मिलेगा उसका संबंध जल से होगा। जैसे कि हम लोग जल चक्र पढ़ते हैं कि उसका वाष्पन होता है, पुनः संघनन होता है, पुनः वर्षा होती है, तो इसमें आता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब जहाँ पे हाइड्रा मिले वहाँ से आपका संबंध जल से हो जाएगा। इससे संबंधित हम लोग एक रोग देखते हैं, हाइड्रोफोबिया, HYDRO, हाइड्रोफोबिया। इसमें हाइड्रो का तात्पर्य तो जल से हो गया और फोबिया का आप लोग अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? भय, यानी कि जल से भय। जिस रोग में जल से डर लगता हो उसी को हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और वह रोग कौन सा है? रेबीज। चलिए, तो शायद आप लोग हाइड्रो से इतना चीज़ आप लोग जोड़ चुके होंगे। और चलिए आगे चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो स्रोत होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत वनस्पति जगत है। यानी कि जो CHO है, CHO का जो स्रोत है ये आपका क्या है? वनस्पति है। जब वनस्पति है तो वनस्पति में जो कार्बोहाइड्रेट ये प्राप्त होता कैसे है? तो वनस्पति के लिए हमको पता है कि इसके लिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है कि आप लोग जानिए, ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधों में व्याप्त क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो कि पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। और यही पिगमेंट, यही वर्णक जो आपका क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। यानी कि जो आपका क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और इसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट की उत्पत्ति होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के पूर्ण होने से हमको किसकी प्राप्त होती है? CHO की प्राप्त होती है। तो शायद आप लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को समझे होंगे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण को समझे होंगे। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही हमको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और अगला हम देखेंगे जो CHO है, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है? ग्लूकोज है। यहीं पे देखिए ग्लूकोज से आपका एक बहुत ही मोनोसैकराइड से आपका सरलतम रूप ग्लूकोज है। लेकिन यहीं पे हम लोग देखते हैं जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो हम लोग मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड पढ़ते हैं। तो यहीं पे एक आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, मोनोसैकराइड के अणुओं को जोड़ने वाला बंध किस नाम से जाना जाता है? मोनोसैकराइड के अणुओं को जोड़ने यानी प्लस जोड़ने वाला बंध को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिड, GLYCOXID, ग्लाइकोसिड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। या इसको हिंदी में लिख देंगे इस तरह से, ग्लाइकोसिड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि मोनोसैकराइड के जो दो अणु, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि जो मोनोसैकराइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं उस बंध को किस नाम से जानते हैं? तो आपका पॉलीसैकराइड आपको जो है इस तरह से कई नाम दे देगा और इसको हम जानेंगे किसके नाम से। जैसे आपका पेप्टाइड बॉन्ड दे दिया, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड दे दिया
और आपका ग्लाइकोसिड बॉन्ड दे दिया, तो हम लोग किस नाम जानते हैं, ग्लाइकोसिड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहीं पर जो आपका कन्फ्यूजन होता है, जो आपके टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटीन के दो अणु किस बंध के कारण आपस में जुड़ते हैं, तो अगर प्रोटीन की बात हो तो प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ते हैं, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ से आप लोग 2 चीज़ जाने कि जो कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में जुड़ते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसिड बॉन्ड के नाम जानते हैं, और प्रोटीन के जो 2 अणु आपस में जुड़ते हैं उसको हम जानते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चलिए, CHO के संगठन में आपका जो CHO होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है के संगठन में हाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड व कीटोन होता है, यानी कि इनका जो संगठन होता है CHO का जो संगठन है इसमें आपका हाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसके वर्गीकरण की बात करेंगे। किसके वर्गीकरण की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अगर हम लोग इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण 2 तरह से होता है। एक आपका होता है कार्बोज का रासायनिक वर्गीकरण और एक आपका होता है नॉर्मल वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग इसके नॉर्मल वर्गीकरण को देखेंगे। अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का वो जो वर्गीकरण है, कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आपका होता है मोनोसैकेराइड, आपका दूसरा होता है डाइसैकेराइड और आपका तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। 3 चीज़ होता है। मोनोसैकेराइड में आपके 1 अणु, डाइसैकेराइड, डाई माने 2 होता है, 2 अणु, पॉली मतलब अनेक, अधिक। चलिए, यहीं पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा, मोनो, डाई और आपका पॉलीसैकेराइड। अब देखिए जो मुख्य है इसमें मोनोसैकेराइड में आपके 3 चीज़ आते हैं। 3 चीज़ आपका कौन सा आता है, ग्लूकोज, आपका दूसरा आता है फ्रैक्टोज और आपका तीसरा आता है गैलेक्टोज। अब देखिए वर्तमान में हमको तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम लोग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड की बात करते हैं उससे पूछा जाता है तो हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं। इसको अभी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ग्लूकोज को हम G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्टोज को F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और गैलेक्टोज को भी हम लोग G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करूं, इसके अंतर्गत आने वाले जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको देखेंगे तो आपका आता है सुक्रोज को हम लोग S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका दूसरा आता है माल्टोज को हम लोग M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपका तीसरा आता है लैक्टोज और गैलेक्टोज में बहुत कन्फ्यूजन होता है, देखेंगे इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए पॉलीसैकेराइड की बात करें, यह भी आपसे बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कौन सा इसमें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत नहीं आएगा। आपके नाम देते हैं और इसमें से देता है, जिससे हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्च हो गया, ये इसी को एमिलम के नाम से भी जानते हैं, एमिलम स्टार्च को हम लोग एमिलम के नाम से भी जानते हैं। आपका दूसरा आता है डेक्सट्रीन। आपका तीसरा आता है सेल्यूलोज, एक फाइबर है। जैसा आप लोग जब हम लोग टेक्सटाइल को देखते हैं तो वहाँ पे सेल्यूलोजिक रेशे को देखते हैं, सेल्यूलोज या इसी को हम लोग रफेज के नाम से जानते हैं, रफेज या फाइबर। आपका तीसरा आता है ग्लाइकोजन। आपका आता है तीसरा है पेक्टिन। अब देखिए ग्लाइकोजन, आपको तुरंत इसको रिलेट करिए, जो हम लोगों के ऊर्जा का संचय होता है, अतिरिक्त एनर्जी का जो संचय होता है ग्लूकोज का,
वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पुनः इसको ग्लूकागान जो कन्वर्ट करके हमको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करता है वो आपका इंसुलिन करता है। इंसुलिन करेगा और इसके रूप में संचित होगा आपके यकृत में, संचित होता है और मांसपेशियों में, और पुनः इसको जो कन्वर्ट ग्लूकोज में जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पुनः इसको जो हमारा ग्लूकागान होता है इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और हमको एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ पे जो पेक्टिन होता है, इसी से हम लोग आपको जब जैम जेली पढ़ते हैं तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जैम जेली में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक, इस तरह से क्वेश्चन में अभी रिसेंट में 125 की जो हम लोग का टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। तो सबसे उपयुक्त फल वही होगा जिसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक होगी। तो आपका कौन सा फल है? अमरूद। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने देखा, आप लोगों से बात हुई मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बारे में, और इसके लिए हमने देखा कि जी है, एफ है, जी है, यानी ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है और गैलेक्टोज है। देखिए इसके लिए ट्रिक देख लीजिए जो हमने बनाने का प्रयास किया, शायद आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए जी फूफा जी हम मोटे हैं। अब देखिए जी फूफा जी, जी मतलब जी हो गया यानी कि ग्लूकोज हो गया, फूफा से आपका एफ हो गया यानी कि फ्रैक्टोज हो गया, और जी आपका हो गया जो कि आपका गैलेक्टोज हो गया। और मोटे से आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड, सैकेराइड। जी फूफा जी हम मोटे हैं, जी यानी कि ग्लूकोज, एफ से फ्रैक्टोज और जी से गैलेक्टोज, मोटे से मोनोसैकेराइड। अगला देखिए डाइसैकेराइड में ट्रिक देख लीजिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों के लिए ट्रिक बनाने का प्रयास किया हूँ, शायद अच्छा होगा। इसमें देखिए 2 ट्रिक आपकी बनती है। इस्माइल मत कीजिए नहीं तो हम डर जाएंगे। नहीं लोग कहते हैं कितना ना मुस्कुराइए नहीं तो हम डर जाएंगे, या जो है प्यार हो जाएगा, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको डर जाएंगे से जोड़ेंगे। इस्माइल SMIL इस तरह से लिखते हैं, इसमें आई को साइलेंट कर देंगे, या यहीं से हम इस्माल कर सकते हैं। इस्माल मत समझिए, इतना इस्माल ना समझिए, इतना छोटा ना समझिए कि हम आपसे डर जाएंगे, या इस्माइल जोड़ लेंगे। इस्माइल मत कीजिए कि हम डर जाएंगे, इस्माइल मत कीजिए कि हम डर जाएंगे, डर जाएंगे मतलब आपका हो जाएगा डाइसैकेराइड। अब देखिए इस्माइल से हो गया आपका एस हो गया, एम हो गया, एल हो गया। एस से आपका हो गया सुक्रोज हो गया, और आपका एम से हो गया माल्टोज हो गया, और आपका एल से हो गया लैक्टोज हो गया। या इसको इतना स्पेल मत कीजिए कि हम डर जाएं, नहीं तो हम डर जाएंगे, या इतना स्मॉल मत समझिए कि हम आपसे डर जाएंगे मतलब डाइसैकेराइड और इस्माइल दोनों को जोड़ करके उसमें अगर इस्माल करेंगे तो आपका ए साइलेंट हो जाएगा, इसमें इस्माइल करेंगे तो आई साइलेंट हो जाएगा। और इनको हम लोग इस तरह से जोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ये तो आपका नॉर्मल विभाजन हो गया। अगर यहीं पे अगर मैं कार्बोज का रासायनिक वर्गीकरण करूं, यानी कि CHO का रासायनिक वर्गीकरण, तो आपका सारा का सारा वही रहता, सिर्फ इसमें आपका एक ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है आपका? हाँ देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया आपको, मोनोसैकेराइड और आपका पॉलीसैकेराइड और आपका डाइसैकेराइड। अगर हम मोनोसैकेराइड के फार्मूले की बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है, यानी कि C6H12O6 होता है। अगर वहीं पे मैं डाइसैकेराइड की बात करूं, डाइसैकेराइड के फार्मूले की बात करूं, तो इसका जो फार्मूला बनता है वह C12H22O11 डाइसैकेराइड का। अगर वहीं पे मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो इसका जो फार्मूला बनता है वह होता है C6H10 होता है, O5 होता है, C6H10O5 पॉलीसैकेराइड का।
चलिए, अगर मैं इसके रासायनिक वर्गीकरण की बात करूं तो आपका इसमें कुछ नहीं हिस्सा जुड़ता है, सिर्फ आपका एक ही हिस्सा जुड़ता है, उसको हम बोल देते हैं ओलिगोसैकेराइड। आपका इसमें 3 हो जाता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। चलिए लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा मोनो। चलिए इसको एक हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं, जिससे आप बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। C6H12O6, इससे हम क्या रिप्रेजेंट हो गया हमारा मोनोसैकेराइड। एक आता हमारा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और आपका जो तीसरा होता है वो आपका पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड का हमने फार्मूला क्या देखा था, C6H10O5, ये आपके पॉलीसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया। देखिए जो ओलिगोसैकेराइड होता है इसमें मोनोसैकेराइड की एक निश्चित संख्या होती है। ओलिगोसैकेराइड इसमें मोनोसैकेराइड की एक निश्चित संख्या होती है। यह जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड में विभक्त हो जाता है। यानी कि जो ओलिगोसैकेराइड होगा इसमें मोनोसैकेराइड की एक निश्चित संख्या होती है। यह जो संख्या होती है यह 10 से नीचे होती है, 2, 4, 6 इस तरह से होती है, 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 10 से नीचे मिलती है। और जब इसका विघटन होता है, अपघटन होता है जल के साथ, तो यह मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। अब देखिए टूटते कैसे हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं आपके इसके अंतर्गत आपका आता है पहला, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ही आपका आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इसके फार्मूला हमको पता ही है, हमने देखा था C12H22O11, ये आपका डाइसैकेराइड का फार्मूला हो गया। इसके अंदर आता है ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। इसके अंदर तीसरा टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड हो गया। और सारे कई इसमें आते हैं, टेट्रासैकेराइड हो गया, इसमें आपका हेक्सा आता है, पेंटा आता है, पेंटा आएगा, हेक्सा आएगा। यानी कि जो आप लोग पढ़ते हैं हेक्सा, पेंटा, डाई, ट्राई, ये सारे चीज़ सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत। चलिए तो हम लोग टेट्रासैकेराइड देखे, इसके अंदर डाइसैकेराइड देखे। और अगर मैं पॉलीसैकेराइड की बात करूं तो पॉलीसैकेराइड में अभी हमसे बात हो चुकी है, आपके स्टार्च की बात हो चुकी है, डेक्सट्रीन की बात हो चुकी है, आपके सेलुलोज की बात हो गई, ग्लाइकोजन की, पेक्टिन की बात हो चुकी है। और बहुत सारे आपके पॉलीसैकेराइड हैं, लेकिन जो कि आपकी परीक्षा का बार बार भाग बनते हैं, उसको हमने लेने का, उठाने का प्रयास किया। चलिए अब पुनः हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो अतिरिक्त बचा हुआ है, इसकी जो विस्तृत क्लास है, ये तो एक संक्षिप्त में इसका परिचय रह गया। और अगली वीडियो हम लोग इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी वीडियो जल्द ही आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। चलिए इसी के साथ हम लोग ये क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।